अब बात करते हैं हमारे बी वाले सेक्शन की। तो दूसरा क्वेश्चन हमें कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, इन व्हाट वे द कंट्रीब्यूशन टू बी फ्रॉम द सेमी सर्कल डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ अ सर्कुलर लूप एंड इन व्हाट वे डज इट रिसेंबल। कुछ इस तरीके का सवाल जो है वो पूछा गया है। तो ये सवाल का क्या मतलब है? तो ये सवाल का मतलब ये है कि मान लीजिए कि हमारे पास में एक कंप्लीट सर्कुलर लूप है। तो वो कंप्लीट सर्कुलर लूप की वजह से, मतलब यहां पे आप देख लीजिए, आपने सेमी सर्कुलर लूप यहां पे लिया। मान लीजिए कि यही एक सर्कुलर लूप रहता, कंप्लीट एक सर्कल रहता और सर्कुलर लूप रहता। तो इस सर्कुलर लूप की वजह से, पूरे सर्कल की वजह से इस पॉइंट पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनता। तो हमें सवाल यही पूछा गया है कि मान लीजिए एक पूरा सर्कुलर लूप है, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड अगर बनता है, तो उसको अगर हम ये सेमी सर्कल के हिसाब से अगर कंपेयर करते हैं तो क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा? एक सर्कुलर लूप, पूरा कंप्लीट सर्कुलर लूप क्या मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, हमें इसके बारे में बात करना पड़ेगा। और एक सेमी सर्कुलर लूप क्या मैग्नेटिक फील्ड यहां पे बनाता है, हमें उसकी बात करना पड़ेगा। और इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो हमें बताना पड़ेगा। और आगे में ऐसा भी बोला है कि किस तरीके से कंप्लीट सर्कुलर लूप में और सेमी सर्कुलर लूप एक दूसरे को रिसेंबल होता है, मतलब किस कंडीशन में ये सेम भी रहेगा, कौन से इसमें डिफरेंस है और कौन से इसमें ये सेम रहेगा, ये चीज भी आपको बताना है। तो बी वाले सेक्शन को समझने के पहले आप देखिए, आपके बुक में एक टॉपिक दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट लूप। इस टॉपिक में लास्ट में आपको एक सिंगल सर्कुलर लूप की वजह से, जिसमें से करंट फ्लो होता है, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर बन रहा है, उसका इक्वेशन आपको दिया हुआ है। तो हम ये इक्वेशन जो है वो लिख देते हैं। एक सर्कुलर लूप के लिए जो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, उसका इक्वेशन दैट इज B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन ट्वाइस R। ये इक्वेशन है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप विच कैरीज अ करंट, जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है। तो उस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर बनता है, उसका ये इक्वेशन है। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है कि जो सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना बनता है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो पूरे सर्कल की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड है, और एक सेमी सर्कल की वजह से, जैसे मान लीजिए आपने ये एक सेमी सर्कल लिया है, तो इस सेमी सर्कल की वजह से इस पॉइंट पर, सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वो ऑब्वियसली इस सर्कुलर लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर बनता है, उसका आधा रहेगा। तो यहाँ पे आप मैग्नेटिक फील्ड इसके लिए, सेमी सर्कुलर पार्ट के लिए लिख सकते हैं, इसका जो भी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बनता है उसका आधा, मतलब म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई ट्वाइस R डिवाइडेड बाई 2। सर्कुलर लूप के लिए जितना बनता होगा उससे आधा यहाँ पे बनेगा। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू पता चलेगा। इसको सॉल्व हम कुछ इस तरीके से करेंगे। तो देखिए म्यू नॉट I ये ऊपर ही रहेगा और ये ट्वाइस R जो है वो नीचे आ जाएगा। तो ये ट्वाइस R अगर नीचे आता है तो ये कंप्लीटली बनेगा 4R। ठीक है, अगर ये ट्वाइस R नीचे आ रहा है तो ये बन जाएगा 4R। अब अगर आप इसमें वैल्यूज पुट करते हो और इसको कैलकुलेट करते हो तो आपको सेमी सर्कुलर पार्ट की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसका वैल्यू पता चलेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें म्यू नॉट का जो वैल्यू है वो पता है, दैट इज 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁻⁷। ठीक है, टेस्ला मीटर डिवाइडेड बाय एम्पियर ये होता है।
और करंट जो दिया है, करंट जो पास हो रहा है इसमें से, ये करंट का वैल्यू आपको दिया हुआ है, दैट इज 12 एम्पियर है ना, 12 एम्पियर इतना करंट इसमें से जो है वो पास हो रहा है। तो करंट का वैल्यू है यहाँ पे 12 मल्टीप्लाइड बाय 12 कर दीजिए, डिवाइडेड बाय 4R। तो 4 मल्टीप्लाइड बाय R का जो वैल्यू है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का रेडियस आपको दिया था जो है 2 सेंटीमीटर, लेकिन हमें चाहिए रहेगा वो SI सिस्टम में, क्योंकि बाकी सब वैल्यू हम SI सिस्टम में पुट कर रहे हैं। तो 2 सेंटीमीटर का जो वैल्यू बनेगा मीटर में वो रहेगा, दैट इज 2 इंटू 1 सेंटीमीटर, मतलब होता है 10⁻⁻² मीटर। तो 2 इंटू 10⁻⁻² आप R की जगह पे लिख सकते हैं, वो उसका रेडियस है। सो दैट इज 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर के फॉर्म में ये रहेगा। तो यहाँ से देखिए 4 4 कैंसिल हो रहा है, और ये 2 6 12 आप ऐसा बोल सकते हैं। तो और ये पाई भी है यहाँ पे, तो पाई का वैल्यू हम पुट करेंगे, दैट इज 3.14 मल्टीप्लाइड बाई ये 6 यहाँ से पुट करेंगे, और यहाँ से 10⁻⁻² और यहाँ से भी 10⁻⁻² अगर कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे बचेगा 10⁻⁻5। तो 3.14 यहाँ से, 6 यहाँ से और यहाँ से इंटू 10⁻⁻5, बाकी सब जो है वो कैंसिल हो गए। अब आप सिंपली इससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये वैल्यू रहेगा, दैट इज 6 4 24 और 6 1 6 7 8 बराबर, और 6 6 18, तो ये 18 और 0.84 ऐसा आएगा इंटू 10⁻⁻5। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी। सभी की सभी वैल्यूज हमने एसआई सिस्टम में पुट की थी, तो लास्ट में भी जो यूनिट आएगा वो एसआई सिस्टम में आएगा, और मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट दैट इज टेस्ला। आप बुक में देखेंगे तो आपको जो वैल्यू दिया हुआ है वो 19 करके दिया हुआ है, तो मतलब ये जो वैल्यू है इसको राउंड फिगर किया गया है। ये 18.8 दिखाई दे रहा है, अगर इसको राउंड ऑफ में आप लिखोगे तो आप क्या लिख पाओगे, द वैल्यू इज 19, क्योंकि ये 5 से ऊपर वाला टर्म है, तो 5 से ऊपर में जो भी टर्म रहता है तो प्रीवियस में 1 का इंक्रीमेंट करना पड़ता है। तो ये 18 का हो जाएगा 19 इंटू 10⁻⁻5, दिस इज टेस्ला। आपको एनसीईआरटी की किताब में यही आंसर कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, दैट इज 1.9 इंटू 10⁻⁻4। तो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वहाँ पे आंसर जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको दिया है। स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब ये जो पहला नॉन ज़ीरो डिजिट है उसके बाद में पॉइंट ला के रखना है, उसी को हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट है सबसे लास्ट में, मतलब 19 के बाद में पॉइंट है, उस पॉइंट को आपको एक डिजिट पहले लाना है, तो ये बन जाएगा 1.9। लेकिन जब हम ऐसा करते हैं 1.9 मतलब पॉइंट को आपने 1 डिजिट लेफ्ट शिफ्ट किया है, तब आप लिखते हैं इंटू 10⁻+। जब भी आप पॉइंट को लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं तो 10⁻+ लिखते हैं, और जितना भी डिजिट आप शिफ्ट करते हैं वही वैल्यू आएगा। यहाँ 1 डिजिट आपने यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट किया है तो यहाँ पे 10⁻+1 आएगा, और साथ में ये जो है इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला आप इसके साथ में रख दीजिए, और इसको भी कैलकुलेट करिए तो आपको आंसर जो है ये सेम आंसर जो एनसीईआरटी की किताब में आपको दिया हुआ है वही आंसर आपको मिलेगा, दैट इज प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आएगा -4 टेस्ला। So this is the magnitude of magnetic field at the center of a semicircular wire की वजह से इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, एट द सेंटर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो रहेगा 1.9 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। अभी जो है मैग्नेट्यूड के फॉर्म में कितना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बनता है वो हमें पता चल गया, लेकिन अब हम इसके डायरेक्शन की बात करने वाले हैं। तो डायरेक्शन की बात अगर हम करते हैं तो ये जो सेमी सर्कुलर पार्ट है इसका अगर आप छोटा सा एलिमेंट ये डीएल अगर आप लेते हो, ये डीएल एलिमेंट आपने लिया और यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट अगर फ्लो होता है तो ऑब्वियसली उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बनेगा।
मतलब उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ पे है ये पता करने के लिए आप राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने ये छोटा एलिमेंट क्या करना है, इस राइट हैंड में होल्ड करना है। मान लीजिए कि मैं इसको ऐसे राइट हैंड में होल्ड करता हूँ, तो थंब क्या इंडिकेट करेगा, ये जो डीएल का डायरेक्शन है वो थंब इंडिकेट करेगा, और यहां से कर्व फिंगर जो इंडिकेट करेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडिकेट करेंगे। अभी इस छोटे से एलिमेंट के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बनेगा, उसका जो डायरेक्शन रहेगा वो ऐसा इनवर्ड रहेगा, क्योंकि कर्व फिंगर्स ऐसे जाके ऐसे आने वाले हैं, ऐसे जाके ऐसे आएंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा इनवर्ड रहेगा। बोर्ड जो है उसके इनवर्ड आपको देखने को मिलेगा। तो ये तो छोटे से एलिमेंट की वजह से छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड, मतलब एक इसका डायरेक्शन आपको इनसाइड में दिखेगा। ऐसे ही आपको पता है कि ये पूरा जो सेगमेंट है सेमी सर्कुलर आर्क, ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट डीएल की वजह से, ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स डीएल की वजह से बना हुआ है, और ये छोटे छोटे एलिमेंट्स, हर एक एलिमेंट्स का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए रहेगा, और सभी से जो करंट पास हो रहा है वो बिल्कुल आपको ये इसी डायरेक्शन में दिख रहा है। तो ऑब्वियसली आप अगर राइट हैंड थंब रूल हर एक पार्ट के लिए भी लगाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको ऐसा यहाँ पे इनवर्ड ही देखने को मिलेगा। तो सेमी सर्कुलर पार्ट की वजह से, पूरे सेमी सर्कुलर पार्ट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बन रहा है, जिसका डायरेक्शन टोटल, हर एक इसका मतलब इतना मैग्नेटिक फील्ड और टोटल डायरेक्शन जो है ऑब्वियसली वो इनवर्ड ही रहने वाला है। तो ये आंसर हुआ आपके बी सेक्शन का। आपको सी सेक्शन में ये क्वेश्चन पूछा है, वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ द वायर वेयर बेंट into a semicircular arc of the same radius but in the opposite way as shown in the figure। तो आपको थर्ड सेक्शन में यही क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो वायर इस तरीके से बेंड किया गया था जो आपको सेक्शन ए में दिया था, अगर सेम तरीके का कंसेप्ट हुआ हम अप्लाई करते हैं, मतलब मान लो करंट हम 12 एम्पियर उसमें से फ्लो कराते हैं, लेकिन ये सेमी सर्कुलर आर्क का जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है वो एग्जैक्टली अगर हम इसके अपोजिट कर देते हैं, बिल्कुल उल्टा अगर ये डायग्राम कर देते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना रहेगा और उसका डायरेक्शन क्या रहेगा, हमें ये चीज वहां पे मेंशन करना है। तो देखिए ये सेमी सर्कुलर आर्क है जिसका रेडियस सेम वही दिया है, दैट इज 2 सेंटीमीटर ही रेडियस है, जो कि आगे चल के 2 × 10⁻² मीटर होने वाला है। इस सेमी सर्कुलर पाथ की वजह से जो मैग्नेट्यूड में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो बिल्कुल सेम रहेगा जो आपने पहले की कंडीशन में निकाला है, बिल्कुल वही रेडियस है, वही सर्कुलर पाथ है, उतना ही करंट इसमें से पास हो रहा है, दैट इज 12 एम्पियर करंट इसमें से पास हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट्यूड के फॉर्म में ये इतना ही बनाएगा। लेकिन डायरेक्शन क्या होगा इसका, तो डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड थंब रूल का हम इस्तेमाल करेंगे। राइट हैंड थंब रूल के लिए हम क्या करते हैं, तो यहाँ से एक छोटा सा एलिमेंट आप डीएल ले लीजिए जिसका डायरेक्शन आपने ये लिया है, तो आपको राइट हैंड से वो छोटा सा एलिमेंट होल्ड करके रखना है और थंब इंडिकेट करेगा डीएल का डायरेक्शन, तो ये कर्व फिंगर्स इंडिकेट करेंगे उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कर्व फिंगर्स जो है वो कुछ ऐसे निकल के आ रहे हैं, ऐसे, मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो ऐसा बाहर की ओर निकल के आएगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसा इस डायरेक्शन में रहेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, आप ये बोल सकते हैं। तो ये छोटे से एलिमेंट की वजह से छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड बनता है, उसका डायरेक्शन इधर में। वैसे ही सभी एलिमेंट्स का अगर आप कंट्रीब्यूशन उसमें लेते हो, सभी एलिमेंट्स, छोटे से एलिमेंट डीएल लेंथ के आपने लिए, इनकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो 19 × 10⁻⁵ रहेगा। एंड ऑब्वियसली हर एक जगह पे आप राइट हैंड थंब रूल लगा के देखिए, आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे बाहर की ओर ही मिलेगा। इन सभी का मतलब क्वेश्चन ए, क्वेश्चन बी और क्वेश्चन सी का आंसर आप बुक में जो आंसर दिया हुआ है उससे आप लिख सकते हैं, उसी को आप फॉलो करिए। इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन जो है वो मैंने आपको दे दिया है। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा, और वीडियो को आप लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आते हैं, आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ रहे हैं।
आप ये वीडियोस अपने फ्रेंड के साथ में भी शेयर करिए ताकि उनको भी इसका इन्फॉर्मेशन मिल सके। और आज के दिन बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।